गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एलटीएस गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये फर्स्ट ईयर में हमने फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल प्रारंभ किया है, जिसमें हमारा भौतिक भूगोल की परिभाषा और उसका विशेष क्षेत्र चल रहा है। तो भौतिक भूगोल का संबंध जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, हिममंडल, ये हिममंडल को हमारा का ही भाग है। और लास्ट है जैवमंडल। हमने स्थलमंडल के बारे में कल काफी कुछ चर्चा की थी कि भू-आकृति विज्ञान जो है जियोमॉर्फोलॉजी, इसके परिणाम स्वरूप हमारे स्थलरूपों में किस तरीके की विविधता पाई जाती है। स्थलरूपों में पर्वत है, पठार है, मैदान है, महाद्वीप, महासागर, उनको किस तरीके से अलग अलग ऑर्डर्स में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से, तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से, तो उच्चावचों के माध्यम से स्थलमंडल को हमने डिफाइन किया था। आज हम बात करेंगे जलमंडल की। जलमंडल में जिस विज्ञान का संबंध है वो हमारा समुद्र विज्ञान। समुद्र में जैसे कि पूरे विश्व की बात करते हैं हम, समुद्र 5 महासागर जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इन महासागरों की जो जलबद्ध तट है, जलीय जो मग्न तट है, मग्न ढाल है, जिसमें बड़ी बड़ी प्रवाहियां, द्रोणियां, गर्त है, वो किस तरीके से मानव से अंतर संबंधित है। मछलियां जो है, वन्य जलीय जीव है, उनका संबंध किस तरीके से है वो आज हम बात करेंगे। और समुद्र विज्ञान का, जलमंडल का विकास किस तरीके से हुआ उस पर इस पर चर्चा करेंगे। समुद्र विज्ञान में किस तरीके से विकास हुआ, उस विकास क्रम की हम बात करते हैं कि पृथ्वी में जो धरातल है, उस धरातल पर 71 यानी 70.8%, 71% जो भाग है वो जलीय है, तो 29% भाग जो है वो ही स्थलमंडल है। इस जलीय भाग को ही, जो जलीय भाग है उसको हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल सागरों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं। इसके जलमंडल के भौतिक एवं जैविक पहलुओं तथा उनकी जटिलता का वर्णन एवं व्याख्या को सम्मिलित किया जाता है। इस संपूर्ण जलमंडल में जितने प्रकार की विविधता है, मैंने बताया था, मग्न तट अलग होता है, मग्न ढाल अलग होता है, प्रवाहियां अलग होती है, इसमें सागरीय जीवों की उत्पत्ति अलग होती है। तो इस संपूर्ण प्रकार का जो सम्मिलित अध्ययन है उसको हम जलमंडल के अंतर्गत करते हैं। और इसमें अध्ययन करने के फलस्वरूप हमें बहुत सारी जटिलता का सामना भी करना पड़ता है। एक प्रोफेसर हुए हैं जे प्राउड ने, जे प्राउड के अनुसार समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय जल की विशेषताओं तथा जैविक पहलुओं के संदर्भ में गतिकी तथा जैविक पहलुओं के संदर्भ में गतिकी एवं ऊष्मागतिकी के नियम, मौलिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। जे प्राउड के अनुसार समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय जीव सागरीय विशेषताएं जैविक पहलू के संदर्भ में गतिकी एवं ऊष्मागतिकी
मौलिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम बात करेंगे समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय भूविज्ञान, सागरीय भूआकृति विज्ञान, भौतिक समुद्र विज्ञान, रासायनिक समुद्र विज्ञान एवं जीव समुद्र विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि समुद्र विज्ञान के अंतर्गत एक सागरीय भूविज्ञान है, सागरीय भूआकृति विज्ञान है, भौतिक समुद्र विज्ञान है, रासायनिक समुद्र विज्ञान है और जीव समुद्र विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। अब सागरीय भूविज्ञान एवं सागरीय भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति, हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ ओशन बेसिन, महाद्वीपीय प्रवाह एवं सागर नितर प्रसरण सिद्धांत, इसमें जो सागर नितर प्रसरण सिद्धांत था वो आगे चलकर सागर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनता है की व्याख्या करना, क्रस्ट एवं मेटल की संरचना, रूप एवं सागरीय निक्षेप की विशेषता और वितरण, सागरीय संदर्भों की विशेषता की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। यानी कि सागर के नीचे किस तरीके से सागर से फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत काम करता है, प्लेट टेक्टोनिक प्लेटें किस तरीके से खिसकती हैं। जब हमने यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट का जब संकर्षण होता है, अभिसारी क्रिया होती है, तो अभिसारी क्रिया के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति होती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो सागर नितर प्रसरण हेनरी इसने बाद में इसका संशोधन स्वरूप दिया और किस तरीके से हुआ वो सारा, इसकी संपूर्ण व्याख्या जो होती है वो हमारे सागरीय भूविज्ञान और सागरीय भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत होती है। सेकंड, भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत तरल एवं जल की गतियां जिससे सागरीय लहरें, महासागरीय धाराएं किस तरीके से प्रवाहित होती है वो हम सागरीय भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ज्वार एवं भाटा, सुनामी आदि जितनी भी क्रिया होती है वो सारी भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आती है। जल के भौतिक गुणों जैसे तापमान है, दबाव है, लवणता है, घनत्व है, संपीड़नात्मक है, शांतता है, जलपुंज है और इनके वितरण का अध्ययन भी इस भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत जब सागरीय मौसम विज्ञान का भी अध्ययन जो सागर के ऊपर स्थित वायुमंडलीय दशाओं के संबंधित होता है प्रारंभ हो गया है। जो मतलब वायुमंडलीय दशा है, अब तापमान है, जलवायु है, जितने भी है, तो उसका संबंध जो जलवायु से उसका अध्ययन सम्मिलित हो गया है। अगला, जीव समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय पादपों, जीव विज्ञान के अंतर्गत सागर के अंदर कौन कौन से पादप है, कवक है, शैवाल है, लवण है, मूंगा है, जितने भी जीव सागरीय जीव है उन जीवों का अध्ययन, प्राणियों के विचरण, उनकी विशेषताओं एवं वितरण प्रतिरूपों तथा उनके आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है कि मूंगा है या हीरे जवाहरात है तो उनका आर्थिक महत्व किस तरीके से उस क्षेत्र उस मिलने वाले पदार्थों से किस तरीके से आर्थिक लाभ अर्जित किया जा सके वो अध्ययन इसमें शामिल हो रहा है। सागरों एवं महासागरों से संबंधित विषय का अध्ययन ईसा पूर्व काल से प्रारंभ होता है, यद्यपि इस समय के विवरण व्यक्तिगत स्तर पर आनुभाविक पर्यवेक्षणों पर आधारित थे। 1000 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी तक 1200 वर्षों के दीर्घकाल में समुद्र से संबंधित ज्ञान के विकास की प्रावस्था को 3 सारणियों में विभाजित किया। 3 सारणियां कौन सी थी? एक तो था होमर जो 1000 ईसा पूर्व का पहले का विद्वान था। अगला था हिकेटियस 500 ईसा पूर्व तक का काल, अर्थात प्रारंभिक 500 वर्षों में व्यक्तिगत समुद्र यात्राओं के आधार पर रोम सागर के विषय से ज्ञान प्राप्त किया। रोम सागर कौन सा? भूमध्य सागर को हम रोम सागर भी कहते हैं। यानी कि होमर और हिकेटियस जिसे विद्वान हो गए हैं उन्होंने रोम सागर का अध्ययन किया और अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो रक्त कणिकाएं हैं वो किस तरीके से डेवलप हो रही है, यहाँ का उत्पन्न होने का पीछे क्या कारण है। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से जब हवा खमसिन हवा चलती है तो वो हवाएं अपने साथ सहारा के मरुस्थल में जो लाल रेत होती है उस रेत को भी अपने साथ ले लेती है और लेने के फलस्वरूप वो रोम सागर में जाकर बारिश करती है, जिस वजह से वहाँ की एक स्ट्रोम्बोली का जलप्रपात अपने स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पे पड़ा था। तो वहाँ पर किस तरीके से वो ज्वालामुखी उसको विश्व का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो वो चीज का अध्ययन किया और अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने बताया कि ये चीज इसका कारण जो है वो इस तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है। दूसरा, सिकंदर के समकालीन पाइथस एक गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने
गणित के आधार पर, अपनी गणित की गणना के आधार पर ज्वारभाटा, जैसे कि ज्वारभाटा वो एक निश्चित समय में क्यों आता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति इतनी है तो इसका पीछे मुख्य लॉजिक क्या है, उसका अपने अक्षांश पर झुके होना और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की जो गति है उस गति का एक निश्चित समय पर उन्होंने निर्धारित किया कि ये करना है, इससे ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो सिकंदर के समकालीन पाइथस थे, उन्होंने ज्वार का अध्ययन, स्ट्रोबो द्वारा प्रस्तुत स्थल एवं जल का विस्तृत विवरण तथा पोसिडोनियस द्वारा सार्डियन के पास सागर की गहराई 100 कदम तक मापन जो था वो एक समुद्र विज्ञान जल विज्ञान का अध्ययन का कारण बना। तीसरा जो था वो टोल्मी था। टोल्मी ने 30 सदी ईस्वी में विश्व के मानचित्र का प्रस्तुतिकरण किया। पूरे विश्व का जो प्रथम मानचित्र बनाया वो हमारे टोल्मी थे, और टोल्मी ने हिंद महासागर को बंद सागर के रूप में प्रदर्शन किया, यानी कि हिंद महासागर जो था उन्होंने एक तरीके से क्लोज सी के रूप में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। द्वितीय सदी ईस्वी से 14वीं सदी तक का अन्य विज्ञानों की भांति समुद्र विज्ञान में भी अंधकार चेहरा जिसे अंतयुग कहा जाता है, द्वितीय शताब्दी से लगाकर, जैसे कि भूआकृति विज्ञान में भी फर्स्ट ईसा पूर्व से लगाकर 14वीं ईसा पूर्व तक कोई किसी प्रकार की कोई नई बात उभर करने, नई संकल्पना नहीं, नई कॉन्सेप्ट नहीं आया, नई बात नहीं, और उस युग को जिस तरीके से स्थिर भूआकृति विज्ञान का अंधकार युग कहा गया, इस तरीके से समुद्र विज्ञान में भी जलमंडल में किसी प्रकार की कोई अनुसंधान अन्वेषण का कार्य नहीं हुआ, इस वजह से इस युग को भी अंधकार युग कहा गया। और आगे जब 14वीं शताब्दी से लगाकर 15वीं शताब्दी में एक पुनर्जागरण का काम हुआ, नई नई खोजें हुई। कोलंबस, वास्को डी गामा 15वीं शताब्दी के आसपास ही अमेरिका की खोज करते हैं। 15वीं शताब्दी में ही कोलंबस जो था उन्होंने अगर कहा, आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी जो है वो हमारी गोल है, अब पृथ्वी जब गोल है तो क्यों नहीं मैं पश्चिम से इंडिया जाऊं, ऐसा उसने सोचा, और वो इंडिया तो नहीं पहुंचता, बहामास पहुंच जाता है, जिस वजह से वो अमेरिका की खोज कर लेता है। और उसके बाद वास्को डी गामा कोलंबस के आधार पर सोचते हैं कि मैं पूर्व की ओर ही भारत की दिशा जो है पूर्व है वो, यानी कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से भूगोलविदों ने एक खोज का दौर प्रारंभ किया, जिस वजह से उसको अन्वेषण और खोज का युग कहते हैं। 16वीं एवं 15वीं और 16वीं शताब्दी में समुद्र विज्ञान के विकास में अचानक प्रगति होती है, क्योंकि इस काल में व्यापक स्तर पर खोज एवं अन्वेषण का कार्य प्रारंभ हुआ। इसी कारण इस युग को खोज एवं अन्वेषण का महायुग कहा जाता है। इस समय कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा भारत पहुंचा। मैगलन ने ग्लोब की परिक्रमा की, एक विद्वान हुए मैगलन, उन्होंने संपूर्ण ग्लोब की परिक्रमा की, और हिंद महासागर में, सार्गोसो सागर में, अटलांटिक महासागर में किस तरीके से गर्त है, इससे बर्मुडा ट्रायंगल की खोज के बारे में भी मैगलन का एक विचार है कि इस ट्रायंगल का एक इतना चुंबकीय तत्व है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी जहाज जो है वो यहाँ तक इंसान क्या हर चीज अपने आप को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि वहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ एक चुंबकीय आकर्षण केंद्र है, और अभी भी ये रहस्य का है, इसमें शोध और अनुसंधान हो रहे हैं। तो ऐसे खोजें उस समय 15वीं शताब्दी के आसपास भी हुई थी। 1570 में आर्टेलियस द्वारा प्रस्तुत विश्व मानचित्र से तथा सागरों के विषय में नवीन जानकारी प्राप्त हुई। इस पुनर्जागरण काल में तटीय भूआकृति की आकार की उत्पत्ति, ज्वारभाटा, सागरीय धाराओं के सैद्धांतिक आधार, सागरीय लहरों तथा तरंगों आदि से संबंधित कार्य किए गए। 17वीं शताब्दी में सागरों का अध्ययन वैज्ञानिक स्तर पर प्रारंभ हुआ तथा अनुभविक ज्ञान और विवरणों की व्याख्या गणितीय तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में प्रारंभ हुई। सागरीय ज्वार अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। सागरीय जो ज्वार था वो अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा। 1662 में 1662 में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके साथ ही सागरीय गहराई के अंदर जो मापन है उस मापन में फेदम की माप दिया गया और फेदम के अनुसार उसका मापकरण किया गया। लवणता में क्षैतिज एवं लंबवत विभिन्नता, सागरीय जल के दाब तथा ज्वार में सागरीय धाराओं का, जैसे जिब्राल्टर जल डबरूपति में सागरीय अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक स्तर का अध्ययन किया गया। न्यूटन ने ज्वार की उत्पत्ति तथा हेले ने व्यापारिक गमन के कारणों तथा जिब्राल्टर जल डबरूप के धाराओं के प्रतिरूप की व्याख्या प्रस्तुत की गई। इसके होते हुए भी इन 200 वर्षों में भौतिकी, गणित एवं खगोलिकी में अधिक रुझान के कारण समुद्र विज्ञान पर कम ही ध्यान आकर्षित हो पाए। 18वीं सदी में समुद्र विज्ञान की ओर पुनः जोर दिया जाने लगा। मार्ग शिल्पी ने सर्वप्रथम प्रादेशिक समुद्र विज्ञान का विवरण प्रस्तुत किया। एक विद्वान हुए मार्ग शिल्पी। मार्ग
सिडली। मार्स सिडली ने सर्वप्रथम प्रादेशिक समुद्र विज्ञान का अध्ययन किया। प्रादेशिक समुद्र विज्ञान इसका अध्ययन पश्चिमी रूप सागर यानी कि भूमध्यसागर पर आधारित था, जिसके अंतर्गत नितल, उच्चावच, लवणता एवं जलदाब में विभिन्नता, तापमान, ज्वार एवं धाराओं से संबंधित अध्ययन सम्मिलित थे। यानी कि इन्होंने जो सागरीय नितल है, वहां का उच्चावच है, और तापमान है, लवणता है, जलदाब है, उसमें इतनी सारी विविधता और ज्वार के उठने और बढ़ने के किस प्रकार अंतर परिवर्तन होता है, उनका अध्ययन मार्स सिडली ने प्रादेशिक समुद्र विज्ञान के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। इस काल में सागरीय विचरणों के मापन का कार्य प्रारंभ हुआ, जैसे हेल्स, जेम्स कुक, फ्रैंकलिन आदि के कार्य सराहनीय हैं। 19वीं सदी में समुद्र विज्ञान में व्यापक विकास हुआ। इस युग में विकसित ज्ञान को 3 सरणियों में विभाजित किया गया। पहला है एडवर्ड फोक्स का काल। एडवर्ड फोक्स का काल जो 1815 से प्रारंभ होता है और 1854 में कंप्लीट होता है। फोक्स एक सुप्रसिद्ध सागरीय जीव वैज्ञानिक थे, अतः उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन तथा हेब्राइट्स के पास एवं रूम सागर में 230 फैथम की गहराई तक सागरीय प्राणियों का एवं उसके प्रकारों, उसकी विशिष्टताओं एवं वितरणों का अध्ययन किया। इस सागरीय प्राणी 230 फैथम अंदर गए वो, और उन्होंने किस तरीके से प्रवाल मिलती है या अंदर किस प्रकार के जीव, शंख है, पुष्प है, हीरे जवाहरात, मूंगा है, उन्होंने रूम सागर का जाकर अध्ययन किया। अन्य कार्यों में अटलांटिक महासागर के कुछ भागों में तली उच्चावच का अध्ययन, लिसिया तट के पास 18 जलमग्न प्राचीन नगरों की खोज, एजियन सागर में प्राणियों का वितरण, सागरीय प्राणियों में विभिन्न मंडल तथा सागरीय जीवों का विश्व मानचित्र प्रमुख है। सेकेंड जो था वो चैलेंजर अभियान का काल था। अब चैलेंजर अभियान काल के दौरान थॉमसन ने महासागरों की गहराई के मापन की सराहना कार्य किया। एक विद्वान हुए थॉमसन, इन्होंने सागर की जो गहराई थी उन गहराई में अधिक अध्ययन किया कि किस तरीके से सागर और विश्व की अधिकतम जो गहराई है वो 11,033 मीटर है, यानी कि 11.3 किलोमीटर जो मेरियाना करते हैं, और विश्व का सबसे डीपेस्ट पॉइंट। ऐसे विद्वान हो गए और विद्वानों के आधार पर उन्होंने सागरीय गहराई का एक अनुमान लगाया। इन्होंने अपने लाइन एंगल 1868 और प्राइम 1869-70 अभियान के समय फरोस तथा जिब्राल्टर एवं उसके दक्षिण तथा सागरीय गहराई का अध्ययन किया, मापन किया, और 4000 से 5000 फैथम की गहराई तक जीवों का पता लगाया। इन्होंने चैलेंजर अभियान 1872-1876 के दौरान अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर में 6,900 मील की यात्रा की तथा 362 केंद्रों पर खुदाई करवाई। इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये था कि इन्होंने सबसे लंबी यात्रा 6,900 किलोमीटर मील की लंबी यात्रा की और 362 केंद्रों पर खुदाई करवाई। इस अभियान के दौरान प्राप्त विवरणों सागर, जलीय उच्चावचन, तापमान एवं सागरीय निक्षेप को अपनी किताब में शामिल किया, जो उनकी किताब थी वॉल्केना ऑफ द चैलेंजर इन अटलांटिक, जो 1870 में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रमुख योगदान कोरल द्वीप की संरचना, मतलब प्रवाल वृत्ति की संरचना कैसी है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी उत्पत्ति के पीछे कौन कौन से कारक हैं, उसका अध्ययन किताब में इन्होंने शामिल किया। जॉन मरे को आधुनिक समुद्र विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। आधुनिक समुद्र विज्ञान का जो प्रणेता मानते हैं वो हमारे जॉन मरे। इनका जो समय पीरियड है वो 1841 से 1914 द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ हुआ था। इन्होंने ट्राइटन 1882 और चैलेंजर 1872-74 में अभियान के माध्यम से स्कॉटलैंड के उत्तरी पश्चिमी में अंतरसागरीय कटक की खोज की। इसका नामकरण वेवाइल थॉम्सन रीच किया। प्लेंटन सागर, निकल के निक्षेप तथा कोरल द्वीप की संरचना एवं उत्पत्ति का अध्ययन किया। यानी कि प्लेंटन जो सागर था और कोरल द्वीप का उन्होंने भी जॉन मरे ने अध्ययन किया।
इन्होंने सागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, एटोल की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उत्तरी अटलांटिक महासागर में मत्स्य मंडल तथा पंख रेखा मुड लाइन कहते हैं का निर्धारण किया तथा प्रशांत महासागर के गंभीर भागों का मानचित्र प्रस्तुत किया। थर्ड था चैलेंजर उपरांत काल। चैलेंजर उपरांत काल के अंतर्गत लुई अगासिज, एक विद्वान में है लुई अगासिज, लुई अगासिज। अब लुई अगासिज ने समुद्र विज्ञान को विकसित किया। अगासिज ने फ्लोरिडा द्वीप का विधिवत अध्ययन किया। इसका प्रमुख कार्य फ्लोरिडा से सैन फ्रांसिस्को तथा दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के तटों के अध्ययन से संबंधित थे। अलेक्जेंडर ने उष्णकटिबंधीय सागरीय भाग का 1:1,00,000 मील तक फ्लैग एंड अल्फाबेट क्रॉस अभियान के माध्यम से भ्रमण किया तथा फ्लोरिडा एवं न्यू फाउंडलैंड के मध्य गल्फ स्ट्रीम की स्थिति तथा उत्पत्ति पश्चिमी द्वीप समूह के पास अंतःसागरीय स्थलाकृति तथा फ्लोरिडा तट के पास कोरल रीफ की उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने बताया कि एटोल तथा बैरियर रीफ का निर्माण अवतरण के कारण न होकर जैविक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्लास 1960 में हेनरी हेस द्वारा प्रस्तुत सागर नितल प्रसरण और आगे चलकर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादन के फलस्वरूप सागरीय द्रोणियों की उत्पत्ति, सागर नितल के उच्चावच, महाद्वीप एवं महासागरीय द्रोणियों के प्रवाह आदि की समस्याओं का सही वैज्ञानिक व्याख्या संभव हो सकी। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो जलमंडल और जलमंडल का संबंध जो है, यानी कि संपूर्ण जो जलीय राशि है उसको हम जलमंडल के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं। तो समुद्र विज्ञान का विकास, समुद्र विज्ञान में किस तरीके से द्रोणियां होती है, प्रवाल भित्तियां होती है, महासागरीय बेसिन होती है, उसमें लवणता, तापमान, धाराएं, किस तरीके से उसका विकास हुआ, कौन कौन से विद्वानों ने किस तरीके से इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। हम आशा करते हैं कि एलबीएस गुंद्रा का यूट्यूब चैनल आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ एलबीएस गुंद्रा की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।